हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आया था 2019-20 में, इस पेपर के सेक्शन सी का एफ क्वेश्चन आया था, राइट ए नोट ऑन रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस हैं, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे सिरप हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, उसका रिटेल प्राइस कितना होना चाहिए, वो कितने प्राइस पर बिकना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चर है, मानो सिप्ला है, सिप्ला ने एक कोई भी सिरप बनाया। ठीक है, अब ये जो सिरप है उसने खांसी के लिए बनाया है। अब ये इसका सिरप बना तो है 10 रुपए में, लेकिन सिप्ला वाला इसको बेच रहा है 500 रुपए में। ठीक है, अब एक पुअर पर्सन है, गरीब आदमी है, ये 500 रुपए का सिरप कैसे खरीद सकता है अपनी खांसी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, जो मेडिसिन होती है ना, वो बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आती है, यानी जरूरी होती हैं हर पर्सन के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि आप जो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस नहीं बना सकते हैं कि हम तो इतने का ही बेचेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करा कि आप एक फिक्स्ड प्राइस से ऊपर बेच ही नहीं सकते हैं अपनी मेडिसिन, ताकि जो गरीब आदमी है वो भी उसको खरीद सके। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं डीपीसीओ। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर डीपीसीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। डीपीसीओ का फुल फॉर्म होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर है ये जिसका पूरा नाम है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। अब डीपीसीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो डीपीसीओ है ना, वो एक ऑर्डर है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि मेडिसिन जो है वो भी एसेंशियल कमोडिटीज ही हैं, इसीलिए इसके अंतर्गत जो मेडिसिन हैं उनके लिए भी एक डीपीसीओ करके एक ऑर्डर निकाला। ठीक है, अब ये जो डीपीसीओ है ये करता क्या है बेसिकली, तो ये फिक्स करता है प्राइस मेडिसिन के, है ना, किन मेडिसिन के जो एसेंशियल बल्क ड्रग्स हैं या उनके फॉर्मुलेशंस हैं उनके प्राइस को ये फिक्स करता है, उसके ऊपर बेच ही नहीं सकते आप। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मुलेशन है तो यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉर्मुलेशन जो होते हैं ये भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन और एक को हम बोलते हैं नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, जैसे सिप्ला कंपनी है, ठीक है, और इसने ना, एक तो हम ना पहले ये याद रख लेते हैं कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, उसके फर्स्ट शेड्यूल में ना सारी की सारी ड्रग्स दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में सारी की सारी ड्रग दी हुई हैं, उनकी स्ट्रेंथ और डोसेज फॉर्म के साथ, यानी कि कितने एमजी में वो होंगे और क्या उनका डोसेज फॉर्म होगा, टैबलेट होगा, कैप्सूल होगा, क्या होगा, है ना। तो अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं, पीसीएम समझ लो, है ना। तो पीसीएम जो है ना, ये इस शेड्यूल के अंदर दी हुई है 100 mg टैबलेट। ठीक है, 200 कर लेते हैं इसको, क्योंकि 200 वाली ज्यादा फेमस है, तो 200 mg और यहाँ पे टैबलेट ऐसे करके दे रखा है ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अगर सिप्ला कंपनी टैबलेट बनाती है पीसीएम की, यानी पैरासीटामोल की टैबलेट बनाती है और 200 mg की बनाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। क्यों हो जाएगा स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, क्योंकि स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का मतलब वो होता है कि जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जिस स्ट्रेंथ में दी हुई है या जिस डोसेज फॉर्म में दी हुई है, अगर ऐसी ही कोई भी ड्रग आप बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में पीसीएम की टैबलेट दी हुई है 200 mg की, सिप्ला ने टैबलेट ही बनाई है 200 mg की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है टैबलेट 200 mg, लेकिन सिप्ला ने एक टैबलेट बना दी है, लेकिन उसने टैबलेट बना दी है 250 mg की, पीसीएम की ही। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, क्योंकि उसने स्ट्रेंथ चेंज कर दी है, 200 mg बनानी चाहिए थी और कितनी बना दी है, 250 mg बना दी है, तो ये हो गई नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, या दूसरे टाइप से कैसे हो सकता है, इसने सिप्ला ने बना दिया है कैप्सूल, 200 mg का ही है पर इसने कैप्सूल बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डोसेज फॉर्म चेंज कर दिया, टैबलेट होनी चाहिए थी कैप्सूल बना दिया, तो ये भी हो गई नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन और नॉन स्केड्यूल्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, वो फॉर्मुलेशन जो कि सेम स्ट्रेंथ, यानी 200 mg में तो 200 mg में ही होनी चाहिए और सेम डोसेज फॉर्म, है ना, टैबलेट तो टैबलेट होनी चाहिए, कैप्सूल लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में तो कैप्सूल होना चाहिए, वहां पे सिरप लिखा हुआ है तो सिरप होना चाहिए, सेम डोसेज फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल में दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट और लिख लेना, फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन किसको बोलते हैं, वो फॉर्मुलेशन जो कि कंटेन नहीं करती हैं सेम स्ट्रेंथ और सेम डोसेज फॉर्म, जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। अगर ये नहीं कंटेन करती हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सीलिंग प्राइस पे। ठीक है,
तो देखिए सीलिंग प्राइस जो होता है ना वो प्राइस होता है किसी भी मेडिसिन का जिसको कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, किसके लिए, स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट जिसको डिसाइड करती है उसको हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस। जैसे सिप्ला है, अगर उसको कोई भी नई ड्रग बनानी है ना तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसी को ही हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस, है ना, कि ये जो ड्रग है वो कितने प्राइस पे बिकना चाहिए। बेसिकली ड्रग नहीं, जैसे पीसीएम है ना, उसने पीसीएम खरीदा वरीदा तो पीसीएम का प्राइस यही ही गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब पीसीएम में इसने बहुत सारे एडिटिव वगैरह डाल लिए और टेबलेट बना ली, है ना, इसको बनाने में भी कितने सारे मशीन्स यूज हुए होंगे, इसके फिर इसने पैकेजिंग वगैरह कराई होगी, इसमें कितनी सारी चीजें यूज करी होंगी, तो वो सारी चीजों के बाद में तो रिटेल प्राइस लगता है ना। लेकिन जो सीलिंग प्राइस है वो किस पे लगेगा, ये पैरासीटामोल का सॉल्ट खरीद के लाया होगा ना, तो ये जो सॉल्ट है ये इसको कितने में बेचेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसी को ही हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस, ठीक है। सीलिंग प्राइस का बस ऐसे याद रख लेना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सीलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, ठीक है। तो जैसे जो सीलिंग प्राइस होती है ना, इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, सीलिंग प्राइस का गवर्नमेंट डिसाइड करती है, याद रखना ये अच्छे से, ठीक है। वैसे ही मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है ना, इसको एम से याद रख लेना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को एम फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एम फॉर मैन्युफैक्चरर। तो इसको कौन डिसाइड करता है, मैन्युफैक्चरर इसको फिक्स करता है, ठीक है। सीलिंग प्राइस को गवर्नमेंट फिक्स करता है, जबकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस को मैन्युफैक्चरर, एम फॉर मैक्सिमम, एम फॉर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है स्केड्यूल फॉर्मुलेशन को, उसको फिक्स करता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और किसके बेसिस पे करता है, ये ऐसे भी नहीं कर सकता कि मैं तो भाई 10 रुपए की बनी है मैं तो 500 में बेचूंगा, ऐसे भी नहीं कर सकता। ये किसके बेसिस पे करता है, सीलिंग प्राइस के बेसिस पे, यानी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है उतना ही पैसा होगा, बस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, जो इस मैन्युफैक्चरर को लोकल टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं बस उनको और ऐड कर देगा ये, ठीक है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना, जो भी कंपनी वाले या जो भी मैन्युफैक्चरर अपनी मेडिसिन का प्राइस रखेगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखेगा, वो कितना होगा, सीलिंग प्राइस, यानी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है प्लस जो लोकल टैक्सेस हैं वो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, मैन्युफैक्चरर के हाथ में कुछ है ही नहीं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है बस उसमें वो अपने टैक्स और ऐड कर लेगा और यही ही हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम शिफ्ट होते हैं रिटेल प्राइस पे। तो रिटेल प्राइस जो होता है ना, इसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कोई भी नई ड्रग के लिए पैराग्राफ 5 के अंदर, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे होती है रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन की, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, हमारा मेन पॉइंट यही ही था, पर हमें ये सारी की सारी चीजें वहां पे लिखनी पड़ेंगी, अभी तक ऊपर जितनी भी मैंने बताई है, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर है कैलकुलेशन रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन का। तो रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन जो होता है वो कैलकुलेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है कितना होगा फॉलोइंग फॉर्मूला यूज करके। ये फॉर्मूला उसके लिए लगता है, देखो फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला इजी है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। देखो आरपी का मतलब रिटेल प्राइस ही हो गया, तो रिटेल प्राइस इज इक्वल्स टू एमसीसीसी पीएमपीसी, है ना। तो एमसीसीसी पीएमपीसी इंटू 1 प्लस मैप डिवाइड बाई 100 प्लस ईडी, है ना। तो ये हो गया। अब देखो आप इसको याद कैसे कर सकते हो, उसके लिए तरीका बताती हूँ। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं एमसीसीसी पीएमपीसी सबके बीच में प्लस लगाना है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद होता है ना, तो आपको क्या याद रखना है, एमसीपीपी, है ना, एमसीपीपी याद रह जाएगा। बस आपको सबके बाद में ना सीसी लगा देना है और थर्ड वाले को छोड़ के थर्ड वाले में आपको एम लगाना है ना। थर्ड वाले को आपको पीएम बनाना है, बेसिकली ऐसे करके याद कर लेना, है ना। तो सब में एम सी पी पी ऐसे लिख के सबके बाद में सीसी लिख दीजिएगा, बस थर्ड वाले को छोड़ के इसको पीएम बनाना है क्योंकि, और यहाँ पे हमने पूरे में प्लस 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 लिख लिए। इसके बाद में इनटू में, ये तो सबको याद हो जाता है, 1 प्लस मैप डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ईडी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, याद हो जाएगा, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लिखोगे कॉपी में, आराम से याद हो जाना है ना। तो अब वहां पे जितने भी टर्म थे ना, एमसीसीसी पीएमपीसी करके या मैप करके जितनी भी चीजें थी, वो सबका हम मीनिंग जान लेते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो आरपी ही था, आरपी इज इक्वल्स टू था, तो आरपी का मतलब तो रिटेल प्राइस ही हो गया, है ना। एमसी का मतलब क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट, कितना मटेरियल लगा है ड्रग को बनाने के लिए, इसके साथ में जो ड्रग की कॉस्ट है वो भी ऐड हो जाती है ना।
फिर उसके बाद में जितने भी फार्मास्यूटिकल एड लगे हैं उसके अंदर, यानी जितने भी हमने एडिटिव्स वगैरह डाले हैं वो सब भी इसी के अंदर ही आ जाएंगे, यानी कि रॉ मटेरियल जितना भी है वो सारा का सारा इसी के अंदर आ जाएगा, चाहे एडिटिव्स हो चाहे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो, जितनी भी चीजें हो सबका जो कॉस्ट है वो एमसी के अंदर आ जाता है। सीसी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सारी की सारी चीजें ले आई, फिर आप उनको मिक्स भी करते हो ना, उनके ग्रेन्यूल्स वगैरह भी बनाते हो, तो इसी को ही हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो सीसी का मतलब हो गया कन्वर्जन कॉस्ट। पीएम का मतलब क्या होता है, पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है, पीएम मतलब पैकिंग मटेरियल। अब जो आपने टैबलेट वगैरह बना ली है उनको पैक भी तो करते हो, तो पैकेजिंग मटेरियल के भी तो पैसे लोगे, तो पैकेजिंग मटेरियल हो गया पीएम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, पैकिंग चार्जेस। पैकिंग मटेरियल का तो कॉस्ट ले लिया, लेकिन पैकिंग भी तो कोई करेगा, और जो बंदा करेगा उसको भी तो पैसे चाहिए। मशीन पैकिंग करेगी, उस मशीन के मेंटेनेंस के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो ये हो गए पैकिंग चार्जेस। ठीक है, पीसी का मतलब। इसके बाद में नेक्स्ट है मेप। मेप का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, है ना। आपने टैबलेट बना ली, वो आपने पैक कर दी, सब चीज कर दी, लेकिन इसके बाद भी उस मेडिसिन को आपको उसके पास भी तो ले जाना है, कंज्यूमर के पास तक ले जाना है ना, या डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास, जहां तक भी ले जाना है उसमें भी तो पैसे जाने हैं, तो ये होते हैं वो मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे कॉस्ट आ जाते हैं जो मैन्युफैक्चरर को लगते हैं एक्स फैक्ट्री कॉस्ट से, यानी जब उसने अपनी मेडिसिन निकाली है अपनी फैक्ट्री से, उसके बाद में जितने भी उसके पैसे लगते हैं वो सारे के सारे यहीं पर ही आ जाते हैं। ट्रेड मार्जिन भी इसी में ही इंक्लूडेड हो जाता है, और मैन्युफैक्चरर का मार्जिन भी इसी में ही इंक्लूडेड करके। पर हाँ, एक बात है कि ये 100% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका ड्रग बना है 100 रुपीज में, तो ये वाले पैसे जो है वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे सोचो आपका एक पूरा जो पूरा ये इसका स्ट्रिप है, टैबलेट का ये जो स्ट्रिप है, ये आपका पूरा स्ट्रिप अगर 20 रुपए में बन के तैयार हो गया है ना, तो ये जो मैप है ना, मैप मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20 से कम ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये ईडी का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी। अगर आपने कोई भी ड्रग बाहर से इंपोर्ट करी है, फॉरेन कंट्री से मंगाई है, तो उसके लिए भी तो आपको पैसे देने पड़े होंगे, तो वो एक्साइज ड्यूटी जो है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।